हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। सो भाई यह वीडियो जो भी कैंडिडेट हरियाणा एच टेट या फिर सीईटी या फिर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे। प्रश्न तो शायद आपके 400-500 हो जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं 5 से 7 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो 40 मिनट की भी हो सकती है और 1 घंटे की भी हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा जब आपके पास टाइम हो, दिल शांत करके बैठे। ठीक है, कान में ईयरफोन लगा लो, या ईयरफोन नहीं है तो जस्ट मोबाइल आपके सामने रख लो। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको पढ़कर, क्योंकि देखो जो असली कैंडिडेट है, मतलब कि जिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मज़ा आता है पढ़ के। कि जैसे जो आज फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने इन चीज़ों को सीखा था, देखा था, तब पता लगा कि जब भी जैसे आज पानीपत के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, तब लगा कि भाई जब भी पानीपत से गुजरते हैं तो भाई कहाँ पे पहली लड़ाई हुई होगी, कहाँ पे दूसरी लड़ाई हुई होगी, कहाँ पे तीसरी लड़ाई होगी, तो पानीपत का नाम कैसे पड़ा होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है। मज़ा आता है ये चीज़ें देखकर, है ना। तो वो बच्चे और जो सिर्फ एग्ज़ाम पास करें, तो दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी? 20-21 अप्रैल। 21 की भी डेट मिलेगी, 20 की भी मिलेगी। 1556 को। और ये तो मैंने दूसरी लड़ाई देख ली आई थिंक। ठीक है, हाँ पहली ही लड़ाई है ये। यहाँ पे जहाँ 1556 है, 1526 कर लो। ठीक है, 20 अप्रैल 1556 या 21 अप्रैल 1526, सॉरी 56 नहीं 26, 20 अप्रैल 1526 या फिर 21 अप्रैल 1556, यानी अप्रैल का महीना था, सन थी 1526। ओके साहब, इसमें यह लड़ाई लड़ी गई थी। हुआ क्या था कि बाबर, आप सबको पता है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम जो शासक रहेगा, जिसने मुगल वंश की स्थापना की है, बाबर रहेगा। तो वो और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है या फिर लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर की जीत हो जाती है इसमें। अच्छा, इसकी खास बात क्या थी? इस लड़ाई में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया, गोले बारूद का प्रयोग किया गया था बाबर की तरफ से। इब्राहिम लोदी के पास शायद इतनी तकनीक नहीं थी, तो वो हार जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ, 2 महान शासक हुए हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब क्यों बोल रहे हो, महान क्यों बोल रहे हो, ये तो मुगल है, इन सब के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। जो बातें हैं काम की वो देख लेते हैं। तो 2 महान शासक थे। एक तो जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, उसमें 5 वंश आए हैं। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाब खिले तो सूंघ लो, यह एक ट्रिक है, इससे याद होता है। गुलाम वंश, गुलाब खिले मतलब कि खिलजी वंश, सूंघ लो सैयद वंश, सूंघ लो लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, खिले तो तुगलक वंश, सूंघ लो सैयद वंश, और आपका लास्ट में लोधी वंश। जो प्यारे दोस्तों, जो आपका लोधी वंश था वह यह था आपका दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश, यानी कि सबसे आखिरी वंश। और इसका सबसे आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी। तो इसके बीच और बाबर के बीच, इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। पानीपत की पहली लड़ाई उसको बोला गया, या पानीपत का पहला युद्ध भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ? बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत की खात्मा हो गया। प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का खात्मा कब हुआ? तो 1526। आ सकता है कि लोधी वंश का खात्मा कब हुआ? तो 1526। प्रश्न आ सकता है कि इब्राहिम लोधी कब, जो उसका आखिरी युद्ध कौन सा था, तब आ सकता है कि आपका 1526। तो क्वेश्चनर या एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पुट कर सकता है क्वेश्चन को। तो हम हर एक प्रकार से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसकी संभावना को देखते हुए चले। बाबर अच्छा इसमें जीत गया। जीत के बाद बाबर ने क्या किया? भाई दिल्ली के ऊपर तो राज करना ही था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी अब। ठीक है, आगरा पर भी एकाधिकार कर लिया, और बहुत सारा अलग अलग क्षेत्र भी उसने बाद में जीता है। यहाँ से होती है आपके मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब क्या बताया था मैंने कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि वो आपका उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया था बाबर ने? अपना कब्जा कर लिया था या फिर अपना अधिकार कर लिया था। सबसे पहला शासक था किसका? मुगल वंश का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका आएगा कि दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा वंश आया? तो मुगल वंश। कब आया? 1526 में। इसका प्रथम शासक कौन था? बाबर। कौन सा, इसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किस सल्तनत को इसने खत्म किया? दिल्ली सल्तनत को। किस वंश को खत्म किया इसने? इसने लोधी वंश को। किस शासक को हराया? इब्राहिम लोदी को इसने हराया। अब देख लो, जो बाबर था उसने
कब यह युद्ध जीता था साहब? 1526 में, ठीक है। 1526, 27, 28, 29 और 30, यह 5 साल इसके कैरियर के, मैं कैरियर ही बोलूँगा, ठीक है, या फिर इसकी ज़िंदगी बोल लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। 1526, 27, 28, 29 और 30, यह 4-5 साल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 में तो मर गया था वो, ठीक है। तो 4-5 साल है, कैसे याद करोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि बाबर ने पानी पिया, ठीक है, बाबर ने पानी पिया, स्टार्टिंग में उसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर उसने खाया खाना, ठीक है। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में, ठीक है, और चांदनी रात में घर चला गया। लास्ट में कहाँ पर चला गया भाई? वो घर चला गया और वहाँ पर जाते ही उसकी मौत हो गई। तो ट्रिक है, याद कर लो, दोबारा बता दूँ, बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांदनी रात में घर चला गया और फिर वहाँ पर जाते ही मर गया। अब याद कैसे? या तो हो गया, अच्छा पानी, पानी से याद करो, पानीपत 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा और जीता भी। फिर उसने क्या किया? खाना खाया, 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध उसने पानीपत के बाद खानवा का युद्ध जीता 1527 में। फिर चांदनी रात में, चांदनी रात से याद कर लो चंदेरी, ठीक है, चांदनी रात यानी कि चंदेरी, ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध लड़ा और जीता भी। फिर यह कहाँ चला गया? घर, तो घर से हो गया भाई आपका घाघरा, तो घाघरा का इसने युद्ध जीता था 1529 में। 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा और फिर यह जीत पे गया, फिर लास्ट में इसकी मौत हो गई, यानी कि इसकी 1530 में मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद कर लो, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, फिर चांदनी रात में अपने घर चला गया और वहाँ जाते ही इसकी मौत हो गई। 1526, 27, 28, 29 और 30 बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ट्रिक भी साथ साथ में याद रख लिया करो। बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, यह होती है आपकी 5 नवंबर 1556 को, डेट सही है ये, ठीक है, क्योंकि पहले मिस्टेक हो गई थी, 1556 लिख दिया था 1526 की बजाय, लेकिन यहाँ पर 1526 ही आएगा। लड़ाई किस किस के बीच में होती है? एक तरफ थे आपके अकबर, अकबर क्या थे आपके? मुगल थे ये, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसका शॉर्ट नेम इसको हेमू भी बोलते हैं, तो हेमू भी आ सकता है और आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य भी आपका आ सकता है। तो अकबर, अब अकबर क्या था? अकबर जस्ट 12-13 साल के थे, तो वो तो अब युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तो इस वजह से अकबर की सेना ने इस युद्ध को लड़ा था, ठीक है। अकबर की सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। क्या हुआ? अकबर की सेना जीत गई, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या क्या खास बात हुई था? क्या क्या खास बात हुई थी? जो अकबर की सेना थी, ठीक है, ये आप एक व्यक्ति देख रहे हो, तो पूरी सेना को ये बंदा लीडर कर रहा, ये लीडर है, ये लीडरशिप इसके अंदर क्वालिटी है, तो इसका नेतृत्व है। ये लीडर कौन है? तो इसका बंदे का नाम है बैरम खां। तो बैरम खां क्या है? अकबर की तरफ से या मुगलों की तरफ से लड़ते हैं, और हेमू, ठीक है, एक तरफ हेमू थे, तो हेमू का सिर कलाम कर देते हैं, हेमू का सिर उतार देते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब क्या होता है कि जो 13 साल के आपके 12-13 साल के मुगल सम्राट कौन थे भाई? अकबर। तो अकबर अब अपना शासन करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध भी मुगलों ने लड़ा और मुगलों ने ही उस युद्ध को जीता। पहला 1526, दूसरा ठीक 30 साल के बाद। अच्छा, पहला था जो आपके बाबर थे, ठीक है, बाबर का पोता था आपका अकबर, तो पहला युद्ध लड़ा था दादे ने और दूसरा युद्ध लड़ा भाई आपके पोते ने। इनके बीच में एक आएगा आपका हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। तो हुमायूं ने भी 1-2 युद्ध लड़े हैं, ऐसी बात नहीं। 1539 में, 40 में, फिर ये भाग भी गया था, बाहर चला गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी, जीटी रोड, यह एक अलग कहानी है, इसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा, टाइम निकल जाएगा। तीसरी फाइनल लड़ाई के बारे में बात करते हैं या फिर युद्ध के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पानीपत के अंदर 3 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई है, तो यह है आपकी तीसरी लड़ाई। इसमें क्या हुआ? यह लड़ी गई थी आपकी, एक तरफ थे आपके मराठे, मराठों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सदाशिव भाऊ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरी तरफ थे आपका अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना। अब क्या होता है, यह बंदा जीत जाता है इस युद्ध को, अहमद शाह अब्दाली, और जो मराठे होते हैं वो इस युद्ध को हार जाते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं उनके, और दोबारा से यह जो मराठे हैं उनका क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे पतन हो जाता है। कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को। अच्छा, जो अब कैंडिडेट क्या करेंगे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, कैसे कि पहला युद्ध तो हो गया 1526, समझ में आ गया, दूसरा हो गया 1556, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, तीसरे को लिख देंगे 1561। बस गलती यहाँ पर ही होगी, क्योंकि एक ईजी क्वेश्चन भी डाल देगा कि
जैसे 3 डेट डाल दी और एक ये डाल दी 1761। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि 1561 था या 1761 था। तो ध्यान रख लो, 2 हुई थी आपके 1500 में, जो दोनों के दोनों मुगलों ने ही जीते थे। तीसरा हुआ है आपका 205 साल के बाद, यानी 1761 में। इसमें क्या हुआ था खास बात, जो मराठे हैं उनका पतन हो गया था। इसके बाद जो मराठे हैं वह दिखे भी नहीं थे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, पानीपत के अंदर आपकी 3 मुख्य लड़ाइयाँ बोल लो, युद्ध बोल लो, हुए हैं। 3 के 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पानीपत की। चलो पानीपत से रिलेटेड 2-4 फैक्ट और जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना देखो आप, 1 नवंबर सन 89 को 1989 को हुई थी इसकी स्थापना। किसकी? पानीपत की। किससे निकाला गया था साहब? ये करनाल, KNL लिख दिया मैंने, तो करनाल से इसको निकाला गया। किसको? पानीपत को निकाला गया था 1 नवंबर 1989 को। लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इसको जिले का दर्जा से हटा दिया गया और इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। लेकिन ठीक 1991-92 में क्या किया गया? इसको दोबारा से जिला बना दिया। किसको? करनाल को, सॉरी पानीपत को। दोबारा फिर करनाल से निकाला इसको। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसको 2 बार जिला बनाया गया, तो वह कौन सा है? आपका पानीपत, क्योंकि हम पानीपत के बारे में बात कर रहे हैं। पानीपत में और क्या क्या खास बातें हैं? पानीपत का एक तो आपका रिफाइनरी, सबको पता है ये तो रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी कहाँ पर है? आपकी पानीपत में है। इसको जो आपका कंबल उद्योग बोलते हैं वह भी पानीपत को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कंबल यहीं बनते हैं और बाहर भी, विदेशों में भी, आर्मी में भी यहीं से कंबल सप्लाई किए जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद पाणिनि ऋषि थे, एक पाणिनि ऋषि, जिसके नाम पर पानीपत का नाम पड़ा, पाणिनि ऋषि। यह प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है, पाणिनि ऋषि। ठीक, और इसके बाद पणपत इसका पुराना नाम है, पणपत। पणपत इसका पुराना नाम है किसका? पानीपत का। या पणप्रस्थ भी इसको बोलते थे। पणप्रस्थ इसको बोलते थे महाभारत के टाइम पे, जब पांडवों ने 5 गांवों की मांग करी थी भाई, तो इसमें पानीपत और सोनीपत, ठीक है, क्योंकि एक साथ है इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी और भी हरियाणा के ही थे, ठीक है। भागपत एक यूपी का था। तो पणप्रस्थ इसको उस टाइम पे बोलते थे। तो इस वजह से आप भी ऐसे ही याद करने की कोशिश किया करो और आप यकीन मानो कि आपको बहुत जल्दी याद हो भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमने पानीपत के बारे में जो 3 मुख्य लड़ाइयाँ हैं उनको देखा है, कंप्लीट हो गया। तो चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक आपकी आंखों के सामने है भाई। दूसरा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक, और इसमें हरियाणा का क्या योगदान रहा और पूरे भारत का भी देख लेंगे। अच्छा, कब हुए थे ओलंपिक? 2024 में हुए थे साहब। हर 4 साल के बाद होते हैं आपके ओलंपिक। कब शुरू हुए थे? 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले गए थे, या पहली बार शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर 4 साल के बाद, 2020 में कोविड था यानी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसके बजाय 2021 में यह हुए थे, लेकिन जाने जाते हैं वो 2020 के नाम से। 5 छल्ले आप देख रहे हो, यह ओलंपिक का ध्वज है जिसके अंदर 5 छल्ले हैं। 5 के 5 छल्ले आपके 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ओके साहब, अब देखते हैं क्या कुछ रहा। सबसे पहले देख लो कि यह किस नाम से जाने जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 आपके पेरिस ओलंपिक के नाम से ही जाने जाएंगे। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, तो यूरोप में हुए हैं और यूरोप के फ्रांस देश के पेरिस राजधानी में ये हुए हैं साहब। ये 15 दिनों के लिए चलते हैं, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इनका क्या हुआ है? इनका आयोजन हुआ है। ओके साहब, 33वीं बार ये खेले गए हैं। 32 इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब की बार 33वें थे ये। ठीक है साहब, 33वें थे। ठीक है, ओके साहब। भारत ने अब की बार 71वां स्थान प्राप्त किया है। पहले पे कौन था? अमेरिका। और दूसरे पे कौन था? तीसरे पे कौन था? जापान। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे कौन था? जापान। ठीक है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, चाइना, तीसरे पे जापान। पहले 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत कौन से पे रहा है? 71 पे। अच्छा, जो एक पाकिस्तान देश है वो रहा है आपका 61 पे। अच्छा, इसकी नंबरिंग कैसे होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक ही मेडल आया था, अपने पास तो फिर भी 6 मेडल थे। फिर हम 71वें नंबर पे, पाकिस्तान हमसे ऊपर आ गया 61वें नंबर पे। इसकी रैंकिंग होती है गोल्ड मेडल के हिसाब से। अब भारत पे अब की बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, तो इस वजह से पाकिस्तान पे एक गोल्ड मेडल आ गया, तो वो हमसे ऊपर चला गया। भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं और अमेरिका ने कुल, अच्छा, भारत ने 6 मेडल जीते हैं जिसमें से गोल्ड 0। ठीक है, गोल्ड 0। अमेरिका ने 126 मेडल जीते हैं और चाइना ने आपके 91 मेडल जीते हैं। जापान ने आपके 45। जापान का कितना है? जापान का कोई आई थिंक डाटा नहीं दिया गया भाई। ठीक है, जापान का एक बार देख लेंगे। तो
मैं गलत नहीं करवाऊंगा, एक बार देख लेना उसका। जाम्बिया है एक, उसने क्या किया है, जाम्बिया ने एक ही पदक जीता है कांस्य, और वह लास्ट पोजीशन पे था 84th। इससे आप समझ गए कि साहब 84 देशों ने अब की बार ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें से 71वें नंबर पर है अपना भारत। अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भारत, मैं अभी हरियाणा की बात नहीं कर रहा, अभी भारत की बात कर रहा हूँ। 71वें स्थान पर है, देख लिया। 6 पदक आए हैं, वो भी देख लिया। इसमें से एक आया आपका सिल्वर और 5 आए हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। सिल्वर कौन लेके आया, नीरज चोपड़ा। ओके साहब, यह भी हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं टोक्यो 2020 की बात करो तो उस टाइम पे 7 मेडल थे, जिसमें से एक था गोल्ड, 2 थे सिल्वर और 4 थे ब्रॉन्ज। उस टाइम पर भी एक गोल्ड कौन लेके आया था, नीरज चोपड़ा। उद्घाटन आपका कहाँ पर हुआ है, पीवी सिंधु ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। इसका लास्ट में और स्टार्टिंग में ध्वजारोपण यानी कि ध्वज लहराया जाता है, और सारे खिलाड़ी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो अब की बार लास्ट में ध्वज किसने लहराया, हमारी शूटिंग प्लेयर मन्नू भाकर ने। कहाँ से है, गोरिया गांव झज्जर से। 2003 का इसका बर्थ है, 2002 का, ठीक है साहब। PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, यह भी इनके साथ थे। अब देख लो हरियाणा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न था अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो कि खिलाड़ी कितने गए थे। खिलाड़ी गए थे साहब आपके 24 ना मिले तब आपको कर देना है 25, क्योंकि 25 पूछा गया था अब की बार हरियाणा पुलिस में। भारत से गए थे 117। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये खिलाड़ी गए थे, ठीक है। जितने खिलाड़ी गए थे लगभग उसका 50% तो कोच भी गए हुए थे। अब आप देख लो, ठीक है। अच्छा, हरियाणा ने 5 मेडल में अपना योगदान दिया है, ठीक है, जिसमें से 4 तो ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर। सिल्वर का तो आपको पता हो गया, आपका जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से है वो नीरज चोपड़ा। हरियाणा के जो मेडल है वो 5 मेडल हैं हरियाणा के, ठीक है। 3 सिंगल इवेंट हैं और 2 टीम इवेंट। सिंगल इवेंट का मतलब हो गया कि इसमें एक व्यक्ति, जैसे कि शूटिंग में हो गया और कुश्ती में हो गया, रेसलिंग में हो गया, और टीम इवेंट जैसे कि आपका इसमें भी डबल भी खेल सकते हैं आपका, जैसे कि शूटिंग हो गया, सरबजोत और मन्नू भाकर लेकर आए हैं, और एक आपका हॉकी में हो गया। तो टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक थे, जिसमें से हरियाणा के 3 थे। अब की बार कितने हैं, 6 है। 6 में से 5 में हरियाणा का योगदान है, सिर्फ एक पदक में हरियाणा का योगदान नहीं है। तो बात कर रहा हूँ मैं 1 बाय 1 की। सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता है, जैवलिन थ्रो में। दूसरा पदक जीता है मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, कांस्य पदक जीता है शूटिंग में। तीसरा पदक जीता है अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम जो कुश्ती में। इसके बाद मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह ने, यह एक दोनों का एक टीम इवेंट हो गया, शूटिंग में जीता है। संजय और सुमित, यह 2 कैंडिडेट हैं जो कि हॉकी की टीम है हमारी भारत की, उसमें शामिल थे। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर भी योगदान हो जाता है साहब। तो एक और बता दो कौन सा बच गया, तो भाई ठीक है 5 में तो हरियाणा का योगदान है। छठा आपका बच गया सवपनील कुसाले, एक व्यक्ति हैं जो कि आपके मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से। मुंबई का पता नहीं लेकिन महाराष्ट्र से है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से है, उसने भी शूटिंग में अपना योगदान दिया है और एक पदक लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का योगदान ज़्यादा रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा की तस्वीर आप देख रहे हो आपके सामने। जन्म कब हुआ इसका, 24 दिसंबर 1997। खंडरा गांव है पानीपत के अंदर। ओके साहब, इनकी माता का नाम है सरोज देवी, पिता का नाम यहाँ पर बाय मिस्टेक में नहीं लिख पाया, देख लेना एक बार। कौन सा खेल खेलते हैं, भाला फेंक। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक पिछली बार हुआ था, गोल्ड लेकर आए थे ये। एशियन गेम हुए 2023 में, उसमें भी गोल्ड लेकर आए। अब की बार पेरिस ओलंपिक में रजत पदक मिला है इनको। पाओ नुर्मी गेम होते हैं उसमें भी गोल्ड लेकर आए हैं। तो इस वजह से इनको गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी बोलते हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। 1991 में आई थिंक इसका नाम चेंज किया गया था उनकी मृत्यु के बाद। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नीरज चोपड़ा से संबंधित जो पुस्तकें हैं, एक तो द मैन हु मेड हिस्ट्री, नारिस प्रीतम ने इसको लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक है, नवदीप सिंह गिल ने लिखे, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड जो देश है उसने क्या किया है कि उसने नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। 88.36 मीटर अब की बार डायमंड लीग में 2024 में दूसरे स्थान पर थे। अब बात करता हूँ मैं मन्नू भाकर, कहाँ से है साहब, ये झज्जर से है। झज्जर का एक गांव है गोरिया गांव, ठीक है। 2002 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी अभी 24 साल की होने वाली है अभी फरवरी में।
खेल शूटिंग खेलती हैं। हरियाणा की खसरा और रुबेला वहाँ की, इन दोनों की वायरल की है रुबेला वायरल की ब्रांड एम्बेसडर है। राष्ट्रमंडल खेल में ये गोल्ड मेडल लेके आई थी। 2020 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। 2023 में एशियन गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2024 में तो आप जानते हो कि टीम इवेंट और इंडिविजुअल में क्या किया, इन्होंने पदक जीता है। ओके साहब, अब बात करते हैं भाई इस लड़के की, यानी कि इस छोरे की। कहाँ तय है यो है भाई आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 2003 का इसका बर्थ है, तो ज़्यादा उम्र नहीं है। बिरोहर गांव है कोई झज्जर में, वहाँ तय इसका संबंध है। एशियन खेल खेले इसने 2022 में, तो कांस्य पदक इसने जीते हैं। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो बन रही है भाई, तो वहाँ 57 किलोग्राम में इसने पदक जीते हैं। बुडापेस्ट ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2024 में, और 2023 में इसने क्या किया, उसमें भी कांस्य पदक जीतने का कार्य किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या नाम है, अमन सहरावत। काफ़ी इंटरव्यू भी हुए थे। इस बंदे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, नाम का पता चल गया था, ठीक है। कहाँ से है, दीन गाँव है अम्बाड़ा के अंदर, वो भी पता लग गया था। एशियन गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, और 2024 में अभी 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, टीम इवेंट में मन्नू भाकर के साथ, ठीक है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ भाई, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ से हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पर है आपका, यूरोप में। तो आपके 2024 के जो ओलंपिक हुए कहाँ पर हुए भाई, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। भारत ने ओलंपिक 2024 में या पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते, कुल मिला के 6। और हरियाणा के कितने में योगदान है साहब, 5 में, यानी 85% हरियाणा से मेडल आए हैं। ये वही हो गया कि कौन कौन से पदक, 5 कांस्य है और 1 सिल्वर। कौन कौन से इवेंट में, 3 जीते हैं आपके शूटिंग में, 1 जीता है आपका हॉकी में, 1 कुश्ती में और 1 जेवलिन में। ओके साहब। अमन सहरावत ने किस में जीता, 57 किलोग्राम भार में जीता है, कुश्ती में। सरबजोत और मन्नू भाकर ने मिलकर दोनों ने टीम इवेंट में जीता है। नीरज चोपड़ा का गांव कौन सा है, खंडरा गांव भाई, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पानीपत है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, सिल्वर। भारत का स्थान कौन सा रहा है, 71वां। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। किताब किसके पास है, नीरज चोपड़ा के पास है, ठीक है। तो 10, ठीक है, 10 प्रश्न कर लिए भाई, ठीक है। तो अब हम 2 टॉपिक हमने कर लिए, और जो दूसरा टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैंने थोड़ा, हो सकता है कि मैंने फास्ट भी करवा दिया आपको, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको कई टॉपिक करवा दूं, 4-5 टॉपिक तो एटलीस्ट करवा ही दूं, ठीक है। और काफ़ी सारे प्रश्न करवा दूं भाई, क्योंकि मैं भी समझता हूँ आप भी स्टूडेंट हो, और तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप एक एक करके इस टॉपिक को देखो। मैं इसी वजह से ये यूट्यूब चैनल द टीचर्स हरियाणा इसी वजह से क्रिएट किया गया है कि लंबी लंबी वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना भाई हरियाणा में कि भाई मेरा भी मांगता सा को नहीं मरता, तो मेरे अंदर भी वो भड़ास है कि जितना ज़्यादा हो उसके पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि यार मैंने खुद चीज़ों को ऐसे ही, आज के टाइम पे तो फिर भी ठीक है कि कोविड से पहले की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग किया था रोहतक से, उस टाइम की बात है भाई, कि उस टाइम पे इतनी वीडियो भी नहीं थी, और हरियाणा की तो थी ही नहीं, किताबों से पढ़ते थे अलग अलग टॉपिक। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने फेस कर लिया, आने वाले बच्चे काहे को उन चीज़ों का फेस करे। तो एक यूट्यूब चैनल पकड़ो, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। अभी तो मैं फेसलेस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतने सोर्स नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखोगे और भी ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, काम की बात करते हैं कि आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। चलो फटाफट तीसरे टॉपिक पर अब हम चलते हैं। चलो अब देखेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड व्यक्ति हैं, चाहे वो हरियाणा के हों या जिन्होंने हरियाणा में कुछ विशेष योगदान दे रखा है, तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से आपके आराम से 100 प्रश्न तो निकल ही जाएंगे भाई। काफ़ी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो गुलजारी लाल नंदा, ये उनकी तस्वीर है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता होगा कि कौन थे ये, लेकिन जिनको नहीं पता आज के बाद नहीं भूलोगे कौन थे साहब ये। तो ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप बोलोगे कि साहब नाम नहीं सुना, तो भाई ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होता है, कब बनता है, तो ध्यान दो, जब कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है या किसी भी वजह से उनको हटा दिया जाता है, तो सरकार को प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस पद पर, ठीक है। तो उसको कुछ काम सौंप दिए जाते हैं कि जब तक आप अगला प्रधानमंत्री ना आए तब तक आप एक टेम्परेरी प्रधानमंत्री हो। उस टेम्परेरी प्रधानमंत्री को हम बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2 बार ये
आपके प्रधानमंत्री बने हैं। कब कब बने हैं, तो पहली बात तो ध्यान दो, हमारे फर्स्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनकी डेथ हो गई थी 27 मई 1964 को, जब वो गद्दी पर ही थे, मतलब जब उनका कार्यकाल चल रहा था, ठीक है, 1964। उसके बाद अचानक से क्या किया जाए, तो इस व्यक्ति को लेकर आया गया कि आप गद्दी पर बैठिए, तो यह 13 दिनों के लिए गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए हमारे प्यारे भारत देश के, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। 1.5-2 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर क्या किया गया, दोबारा इस व्यक्ति को याद किया गया कि साहब एक बार और आप बैठिए, तो दोबारा फिर ये 13 दिनों के लिए बैठे थे। उसके बाद आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है लगभग उनका, उनके पिताजी के बाद, है ना। तो आप जानते हो कि भाई 2 बार कुर्सी पर बैठे हैं टेम्परेरी, तो क्या क्या मतलब हो गया, कार्यवाहक। तो भारत में आज तक एक बार ही ऐसा हुआ है, दोबारा वो दिन नहीं आए कि इस प्रकार की ज़रूरत पड़े। तो टेम्परेरी प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको बोला गया। तो 2 बार ये पीएम बने हैं। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 में। कहाँ पर, सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है आपका, कहाँ पर था, पाकिस्तान में। ओके साहब। वर्ष 1967 में इन्होंने क्या किया कि कैथल लोकसभा से ये निर्वाचित हुए थे, सांसद बने थे, ठीक है। और 1968 में कुरुक्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी थी। मतलब ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप जाते हो गीता जयंती देखने के लिए या फिर ब्रह्म सरोवर, जब आप बाहर निकलोगे जो मार्केट है वहाँ पर देखना आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वहीं पर है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का जो विकास है, जो डेवलपमेंट होगा, वो इसी बोर्ड के अंतर्गत होगा। तो यहीं से पूरा का पूरा काम चलता है। तो काफ़ी इन्हीं की देन है वो। और यहीं पर क्या है, यहीं पर कुरुक्षेत्र में ही जब आप गीता जयंती पर घूमने के लिए जाते हो, एक अर्जुन चौक है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, वहीं पर है साथ में। जब आप कृष्ण संग्रहालय से वापसी इसी तरफ आते हो ब्रह्म सरोवर की तरफ, तब आप क्या देखोगे, वहाँ से जस्ट थोड़ा सा 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर ही क्या है, इनका संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालय लगा लो, पुस्तकालय लगा लो, ठीक है। तो वो वहाँ पर बनाया गया है। प्रश्न आ भी सकता है कि गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है, तो भाई कुरुक्षेत्र में है। जन्म कब हुआ था, 1998 में। मृत्यु इनकी कब हुई, 1998 में। देखो मृत्यु गूगल पर यही दी गई है, ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लेना। ओके साहब। और 15 जुलाई 1977 को भारत रत्न से इनको सम्मानित कर दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न से इनको सम्मानित कर दिया गया था गुलजारी लाल नंदा साहब को। तो हरियाणा से जुड़े हैं, कुरुक्षेत्र से, कैथल से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गई, इनकी तस्वीरें कहाँ गई भाई, तस्वीर तो इनकी थी कहीं लास्ट में, तो इनकी तस्वीरें लग गई। चलो भाई, तस्वीर तो इनकी गई, तो आपको वैसे बताऊंगा मैं, और क्या करूं। तस्वीरें तो वैसे इनकी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। केजरीवाल सबको पता है कि केजरीवाल दिल्ली के 2 बार सीएम रह चुके हैं और अब हो गए पूर्व सीएम दिल्ली के, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ था, हिसार का एक गाँव है सिवानी, तो वहाँ पर जन्म हुआ था 1968 में। 21 साल की उम्र में 1989 में इस बंदे ने क्या किया, आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। ठीक 3 साल के बाद आईआरएस की परीक्षा इन्होंने पास कर ली। और 2006 में इन्होंने क्या किया, 2006 का कहाँ है भाई वर्णन, ठीक है। 5-6 में क्या किया था, अन्ना हजारे और अरुणा राय के साथ मिलकर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, आपका सूचना का अधिकार, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, हाँ बोलते हैं ना कि भाई आरटीआई लगवा दूंगा मैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपको ये अधिकार दिलवाया, वो भी इन्हीं का हाथ था उसमें। 2005-6 की बात है। 2012 में क्या हो गया, ये राजनीतिक इनके कैरियर की शुरुआत होती है। कितनी एज में आपका, लगभग आपका 44 की एज में इनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो जाती है। 26 नवंबर 2012 को ये क्या करते हैं, आम आदमी पार्टी का गठन कर देते हैं, ठीक है, उसकी घोषणा कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, वर्तमान में दिल्ली के प्रधानमंत्री से इस्तीफा, थोड़े टाइम पहले बनाई थी ये वीडियो, मतलब ये पीडीएफ, उस टाइम पे क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अब तो है ही नहीं ये दिल्ली के प्रधानमंत्री, 2 बार बने हैं, ठीक है। चलो, सुषमा स्वराज, अम्बाला से संबंध रहा है। और हरियाणा, जो हमारे हरियाणा की राजनीति है उसकी बात करूं, या फिर मैं अपने सेंटर की राजनीति की बात करूं, तो देखो 7 बार सांसद बने हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, ठीक है। और 3 बार विधायक भी बने हैं। 25 साल की उम्र थी जब ये क्या हो गया था, हरियाणा में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बन गई थी। एमएलए नहीं, मैं एमएलए की बात नहीं कर रहा, कैबिनेट में जाना जस्ट 25 साल की उम्र में,
ठीक है साहब। श्रम एवं रोजगार मंत्री बने हैं। जन्म कब का है साहब इनका? 1952 का, अम्बाड़ा कैंट का। और यदि आप अब अम्बाड़ा कैंट जाते हो, जो अम्बाड़ा कैंट का क्या बोलते हैं इसको, बस स्टैंड, उसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। ठीक है साहब। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो मोदी का फर्स्ट टर्नओवर था, जो पहला 5 साल थे उसमें ही, ठीक है, दूसरे तब चुनाव नहीं हुए थे। 3 बार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। ओके साहब। एक बात आपको ध्यान होगी कि हमारा हरियाणा का हमारा जो दूरदर्शन केंद्र है, ठीक है, वह बनाया गया था हिसार में। तो 2001 में उसका उद्घाटन के समय इन्हीं को बुलाया गया था। ओके साहब। 2014 से 19 तक मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही हैं और 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा के लगता है, ठीक है। तो हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री अब तक दिल्ली में राज कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो अभी रेखा, क्या नाम है, रेखा अभी जींद से हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। एक सुषमा स्वराज थी, जो कि पहली ही मुख्यमंत्री थी। और एक था आपका अरविंद केजरीवाल। ठीक है। चलो, चौधरी बंसी लाल, यह भी फेमस व्यक्ति हैं भाई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। अब इनके ऊपर तो जितना बोले उतना ही कम है। देखो कितना बड़ा एक चिट्ठा इनके ऊपर है। 7 बार हरियाणा में ये विधायक बने हैं, 4 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। तीसरे नंबर के ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है साहब। 1968 में पहली बार बने थे, 1972 में दूसरी बार, 86 और फिर 96 में। ठीक है। पूरा पूरा इनका टाइम काल नहीं रहा, 1-2 बार। ठीक है। 1996 में इन्होंने विकास पार्टी का गठन किया, जो कि इनकी खुद की पार्टी थी। और आई थिंक उस टाइम पर खुद की पार्टी से ये चुनाव लड़े थे। जन्म हुआ था 1927 में। कहाँ पर? एक गोलागढ़ गांव है, जो कि आपका उस टाइम पे भिवानी में था। सॉरी, उस टाइम पे कहाँ पर था? आई थिंक रोहतक में था उस टाइम पे, लेकिन अब कहाँ पर है? ये भिवानी में है। ठीक है। 1927 में। ठीक है साहब। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? 1968 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। एक तो इनको टैग मिल गया कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, और साथ में टैग मिल गया हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री। अब 1968 में ये मुख्यमंत्री बने, और बनने के ठीक 1-1.5 साल के बाद, 1970 की बात है ये, तो हरियाणा के हर एक गाँव तक बिजली पहुँचाने का इन्होंने कार्य किया था। तो इस वजह से बोला गया कि भाई हरियाणा का तो विकास हो गया। तो इस वजह से हरियाणा का विकास मंत्री, क्या बोलते हैं इसको, इसी टाइप से बोलते हैं कुछ, हरियाणा, हाँ, हरियाणा का विकास पुरुष इसको बोलते हैं। ठीक है। और बिजली पहुंचाने का कार्य किया था। तो इस वजह से बोला कि अब तो भाई हरियाणा भी मॉडर्न हो गया, आधुनिक हो गया, क्योंकि हर एक गांव तक बिजली पहुंच गई। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे, हमने देख लिया। हरियाणा का लोहा पुरुष भी इसको इसी वजह से बोला जाता है। मतलब याद कर सकते हो, जैसे बिजली और लोहा। ठीक है। क्योंकि वैसे तो इनकी एक दूसरे के साथ बनती नहीं, लेकिन फिर भी इसको लोह पुरुष बोला गया। इनके काल में 1996 में क्या हुआ था? इनके काल में शराबबंदी हो गई थी साहब। ठीक है। और क्या है, सेंटर में भी 3 बार आप देख सकते हो कि 1975 से 77 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। और फिर 1984 में रेल मंत्री रहे थे ये। ठीक है, केंद्र में। और 1986 में परिवहन मंत्री। 84 में रेल मंत्री, 86 में परिवहन मंत्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 84 और 86 आप देखोगे कि यह बात है राजीव गांधी के टाइम की। तो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछ ले तो राजीव गांधी, आरजी। ठीक है, राजीव गांधी। सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री पूछ ले तो यह रहेंगे आपके चौधरी बंसीलाल। कहाँ से थे साहब ये? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो तुसाम है, वहाँ का एक गांव था गोलागढ़। इनके भाई अभी भी जिंदा है, और कुछ ही टाइम पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था। ठीक है, आप भी देख सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, यूट्यूब पर है वो इंटरव्यू। ठीक है साहब। चलो अब आगे चलते हैं। राजा सूरजमल, आजकल गाने काफ़ी बनते हैं भाई इनके ऊपर। ठीक है। तो देखो, जाटों का अफलातुन और जाटों का प्लेटो, दोनों के दोनों टैग इनको मिले हुए हैं। जाटों का अफलातुन और जाटों का प्लेटो। भरतपुर राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। भरतपुर राज्य कहाँ पर था? अब बताता हूँ। 1755 में क्या किया गया? भरतपुर को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। भरतपुर रियासत में हरियाणा का गोहाना, कलानौर, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, दादरी, पलवल, नूंह, बल्लभगढ़, ये वाला जो पूरा एरिया है उस तरफ का पूरा का पूरा ये भरतपुर के अंदर था। वैसे भरतपुर था कहाँ? राजस्थान में था। ओके साहब। इनका जन्म हुआ था 1707 में। कहाँ पर? भरतपुर में। ओके साहब। इनके पुत्र का क्या नाम था? जवाहर सिंह। इसने भी हरियाणा के कई एरिया पर क्या किया था? राज्य किया था, मतलब राज किया था।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब 1707 में औरंगजेब एक मुगल शासक थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उत्तरी भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों का गठन हुआ। तो उन्हीं में था एक भरतपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, ठीक है। चलो, राजा हर्षवर्धन, इसके ऊपर भी जितनी बात करें उतनी ही कम है। एक तो नंबर 1 उत्तर भारत का ये अंतिम हिंदू सम्राट था, इस बात को आप लिख लो। 1590 में इसका जन्म हुआ और 606 यानी कि एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे और 647 तक यह अपने कार्यकाल इन्होंने किया। 647 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 41 साल तक, ठीक है। हाँ, हारे भी हैं, ये युद्ध भी हुआ है, हारे भी हैं और जीते भी हैं। कहाँ पर? थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है साहब। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वंश इनका वंश था। ओके साहब, इनके दरबार में काफ़ी विद्वान रहते थे। नागानंदन, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इनकी 3 मुख्य पुस्तकें हैं, बहुत बार पूछी भी गई है, सेंटर के एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। बाण भट्ट, इनके एक काफ़ी बहुत फेमस दरबारी हुए हैं, दरबारी कवि थे ये, ठीक है साहब। अच्छा, बाण भट्ट के द्वारा क्या क्या लिखा गया था? एक तो हरिश्चरित, इसका जो हरिश्चरित्र है इसका वर्णन किया गया था। एक कदम्बरी भी इसके ऊपर लिखी गई थी। एक यात्री था चीनी यात्री हेनसांग, लगभग आपका 633 में वो आया था, ठीक है। वो कहाँ पर आया था? इन्हीं के कार्यकाल में आया था, तो वो भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा महिपाल, तोमर वंश का जो तोमर वंश है, क्योंकि आप रोहतक में जाओगे तो आपको तोमर मिलेंगे, ठीक है। तो जो तोमर वंश का शासक था महिपाल था। इसका शासन कहाँ था? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पे था, तो तोमर भाई वहीं पर है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद की जो मृत्यु हुई थी 1043 में, उसके बाद हांसी थानेसर सहित और भी अन्य क्षेत्रों पर इसने राज किया था। दरिया सिंह मलिक, यह दरियावर भी आपको कहीं पर मिल सकता है। एक मूवी आई थी 1984 में, 1984 में, चंद्रावल। उसमें रूंडा और खुंडा 2 फेमस और फनी कैरेक्टर थे। उसमें से खुंडा का इन्होंने क्या किया था? किरदार निभाया था। और अब तो आई थिंक भाई इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। 1938 में इनका जन्म हुआ था। पानीपत का एक गाँव है उमरा खेड़ी। कल्पना चावला, हरियाणा की बेटी, ठीक है। इसका पहले जन्म देख लो 1962। एक बात देखो, 1 2 3, 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1 2 3 को याद कर लो और इनका जन्म याद कर लो। तो 40-41 साल की थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी। 1994 में क्या किया था? अमेरिका की अंतरिक्ष मिशन संस्था, इनका उसमें क्या है? नासा सबसे फेमस है, तो वहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया था। 1997 में क्या किया गया कि अंतरिक्ष यान में ये एक बार अंतरिक्ष की यात्रा करके भी आई थी। तो पहली महिला बन गई थी, ये पहली फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बन गई थी जो अंतरिक्ष में गई है। और फिर 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। ये बोला जाता है कि जिस यान में थी ये, उसको 15-16 मिनट और लगने थे। तो मतलब देख लो, बस किस्मत होती है, वहाँ से ये वापस आ गए थे। बाबा रामदेव, कहाँ से संबंध है भाई इनका? महेंद्रगढ़ कहाँ पे लिख रखा है? ये लाइट, ठीक है। 1965 में इनका जन्म हुआ है। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, तीनों खान का भी जन्म 1965 का है और बाबा रामदेव का भी, ठीक है। वहाँ का एक गांव है अलीपुर, नांगल चौधरी, ठीक है। यहाँ पर है आई थिंक नांगल चौधरी क्या है, एक आपकी विधानसभा सीट भी है। तो वहाँ पर है एक गाँव अलीपुर, तो वहाँ पर जन्म हुआ है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है इनका रामकिशन, ठीक है। तो बचपन का इनका नाम रामकिशन था। इन्होंने बोला जाता है कि इन्होंने योग की शिक्षा ली है कानपुर से, ठीक है, कानपुर गुरुकुल में। और फिर गुरु थे इनके आचार्य बल्लभदेव तो मुझे याद आ गया, वो मूवी थी साउथ की सबसे फेमस हुई थी, बताओ कौन सी है? अच्छा, योग गुरु है ये। और 2006 में दयानंद गांव में पतंजलि की जो योग पीठ है उसकी शुरुआत की थी। आज आप देख लो कि हरिद्वार में यूनिवर्सिटी भी है, पतंजलि की यूनिवर्सिटी भी है। और एक बात और, HBSC आपका एक बोर्ड है, हरियाणा का स्कूली बोर्ड, एक आपका CBSE है, और हर एक स्टेट का बोर्ड है। अब बाबा रामदेव ने भी एक बोर्ड बना दिया भाई, ठीक है, स्कूली एजुकेशन का एक बोर्ड बना दिया बाबा रामदेव ने। तो प्रश्न पीछे आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संतोष यादव, रेवाड़ी से इनका संबंध है। 1969 में इनका जन्म हुआ था।
अब अच्छा क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया है। वैसे तो अनीता कुंडू भी है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, लेकिन ये मतलब लगातार जैसे 1992 और 93 में इन्होंने लगातार 2 बार किया है, ठीक है, 92 और 93 में। और 2000 में इसको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया था। अब ये क्या है, ये अब ITBP में है, ठीक है, ये ITBP में है, ठीक है। मानुषी छिल्लर सब जानते होंगे भाई, 2017 में क्या हो गई थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। और 2001 में क्या हुआ था, प्रियंका चोपड़ा बनी थी, उसके बाद 2017 में तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था। उससे पहले सुष्मिता सेन थी और आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। ब्रिगेडियर होशियार सिंह, संबंध है इनका, एक गाँव है सिसाना सोनीपत में, सा सिसाना सा सोनीपत। खास बात क्या है, जो 1965 का हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ। और 1971 में भी युद्ध हुआ था। तो हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है ये, ठीक है, जिसने दोनों युद्धों में भाग लिया है। और इसको हमारे हरियाणा में एक ही व्यक्ति है जिसको परमवीर चक्र मिला हुआ है, तो यही है वो व्यक्ति, ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है। काफ़ी राशि भी मिलती है इस परमवीर चक्र के अंदर। जन्म कब हुआ था साहब, 1937 में, ठीक है। और 1937 में एक व्यक्ति का जन्म और हुआ था जो आज हमने देखा, शायद मैंने उसका नाम नहीं बताया, इसका 1938 में हुआ है, ठीक है, दरियाव सिंह मलिक का 1938 में। तो इसने दोनों युद्धों में भाग लिया था। और जो 71 का युद्ध है उसमें वीरता का प्रदर्शन इन्होंने किया था और इसी वजह से इनको मिला था परमवीर चक्र। प्रदेश में एक ही व्यक्ति है जिसको ये मिला है। 1996 में ब्रिगेडियर का जो पोस्ट है, जो पद है, वहाँ से ये रिटायर्ड हुए हैं और 1998 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके साहब, तो कितनी एज हुई भाई, 61 की एज में, काफ़ी कम एज थी, ठीक है। चंद्रावती, एक तो पहले तो ध्यान रख लो कि जो चरखी दादरी है उस टाइम पे तो ये नहीं था, ये भिवानी का ही हिस्सा था, लेकिन 1928 में इसका जन्म हुआ। खास बात क्या है कि उत्तरी भारत की यानी नॉर्थ इंडिया की प्रथम महिला है जिसने आपकी LLB, आपकी जो कानून की वकीली की जो कानून की शिक्षा है वो प्राप्त की है। 1954 में क्या हुआ, पेप्सू, ठीक है, पेप्सू विधानसभा। अच्छा, पेप्सू क्या है, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी के कुछ कुछ हिस्से मिलाकर हमें पेप्सू बोला जाता था, ठीक है, पेप्सू। तो उसमें चुनाव में ये विधायक बनी थी दादरी से। और 1977 में ये भिवानी से सांसद बनी, ठीक है, सांसद बनी है, विधायक नहीं, ठीक है। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला विधायक रही है। ओके साहब, भारत की प्रथम महिला उप राज्यपाल भी रही है, ठीक है। और 1990 से 91 तक पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। 2020 में इनकी अभी डेथ हुई है, लगभग 92 की एज में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके साहब, तो यहाँ पर हमने कर दिया हमारा तीसरा टॉपिक कवर, और ये एक लंबा टॉपिक था, ठीक है। और इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न, मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ से आपके 100+ आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न हमने देखे हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फटाफट हमारा चौथा टॉपिक भी हम देख लेते हैं। तो चलो भाई, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है जिसके बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे कि साहब आप हमें जो नोटों के आगे पीछे तस्वीर है उसके ऊपर बता दो, ठीक है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक को देखने के बाद आपके क्वेश्चन तो कभी गलत होंगे ही नहीं, आपको एक जनरल नॉलेज भी, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 10 रुपये के नोट के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा में कम चांसेज हैं, लेकिन आपके सेंटर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप यदि सेंटर की भी तैयारी कर रहे हो, और क्या पता हरियाणा में भी पूछ ले, वैसे ही हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो 10 रुपये का नोट है इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके पीछे, ठीक है, आगे नहीं मिलेगा आपको कुछ ज़्यादा, पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। नोट को जैसे आप टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तब आपको वहाँ पर कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है काफ़ी फेमस है, ये इसका आपको मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे याद कैसे रखोगे, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं लगभग लगभग हम 10 रुपये ही चढ़ाते हैं, ठीक है। तो मंदिर मिलेगा आपको कहाँ पर, नोट के पीछे। अच्छा, जो आपकी यूनेस्को की विरासत स्थल की पूरी धरोहर की एक सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। अब देखो इस नोट का कलर, ये नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है, ठीक है। इसका क्या है, इसका जो ये ना तो प्रॉपर तरीके से भूरा है ना काला, यह है चॉकलेट टाइप है। 10 रुपये का नोट को कौन जारी करता है, RBI। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नोट को कौन जारी करता है, ठीक है, तो RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 22 के तहत RBI को 1 रुपये के नोट को छोड़कर, यानी सिक्के को छोड़ या सॉरी सिक्के नहीं, जो कागज वाला नोट है उसको छोड़कर बाकी सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार है, ठीक है साहब। RBI 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता, बाकी सभी नोट जारी करता है। 5 जनवरी 2018 को RBI ने नए डिजाइन वाले 10 रुपये के नोट की घोषणा की थी। आप सबको पता है कि पहले बड़े नोट आ गए थे 2016 के एंड में, 2000 और 500 के नोट, लेकिन जो छोटे नोट हैं 10-10, 20-20 के 2018 में आए थे।
अब मैं बात करता हूँ जो ये पीला पीला सा है भाई, ठीक है, ये कौन सा आपका 20 रुपये का है, इसका रंग है हल्का पीला, ठीक है, हल्का हरा और पीला, ठीक है साहब। इस नोट के पीछे क्या है, इस नोट के पीछे देश की संस्कृति विरासत को दर्शाने वाली एलोरा की गुफाएं हैं। अब यदि आप किसी भी गुफा में गए हो, धरोहर में गए हो, तो वहाँ पर लगभग 101% चांसेज है कि आपकी टिकट आपकी 20 रुपये की होती है, तो वहाँ से याद कर लो 20 रुपये, ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर आपकी महाराष्ट्र और औरंगाबाद में है, यह भी आपकी यूनेस्को की जो धरोहर है उसमें शामिल है। 50 रुपये का नोट कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है, 50 रुपये का नोट। अब देखो इसका रंग कैसा है, इसका रंग है नीला, ठीक है, नीला रंग है। इसके पीछे क्या है, हम्पी का पत्थर से बना रथ, इसके पीछे क्या है, हम्पी का पत्थर से बना रथ। याद कैसे रखोगे, इसे यूनेस्को ने विश्व की अनमोल धरोहर की लिस्ट में शामिल कर रखा है। कहते हैं जब राम लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढने निकले थे, तब राम, बाली और सुग्रीव जो वानरों के राजा थे उनसे मिलने यहाँ पर आए थे। कहाँ पर, हम्पी में, ठीक है, हम्पी में, ठीक है। तो हम्पी के पत्थर से एक रथ बना है जो कि आपका 50 रुपये के नोट के पीछे है। कलर आपको पता है, याद कैसे रखोगे भाई, यदि आप किसी रथ में बैठोगे, यदि आप मेले पर जाते हो या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो अब आपको वहाँ पर रथ मिल जाता है लगभग, तब आपके 50 रुपये तो कम से कम टिकट लगती है, इससे कम तो आपकी टिकट लगती ही नहीं। 100 रुपये का नोट, ठीक है, 100 रुपये का। इसका जामुनी या फिर इसको बैंगनी बोलते हैं, ठीक है, या लेवेंडर इसको बोल देते हैं। इस प्रकार का इसका कलर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है साहब, ओके। यह तो हमने देख लिया। नोट के पीछे क्या है कि नोट के पीछे की तरफ गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की बावड़ी, ठीक है, रानी की बावड़ी है गुजरात जिले में, गुजरात स्टेट में, पाटन जिले में। तो उसकी तस्वीर दिखाई गई आपको। रानी की बावड़ी को यूनेस्को ने 2014 में विरासत स्थल में, विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया था। ओके साहब, याद कैसे रखोगे, देखो भाई, जो रानी की बावड़ियाँ होती हैं, यदि हम उसमें उसको घूमने फिरने देखने के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 100 रुपये की आपकी टिकट होते हैं, इससे कम होती नहीं। क्यों नहीं होती साहब, भाई रानी है ना, ठीक है। अच्छा, नोट के बाईं तरफ देवनागरी में लिखा है 50। नए नोट के साथ साथ पुराने 100 रुपये के नोट भी अभी प्रचलन में है। ओके साहब, पहले 200 रुपये का नोट नहीं था, अब आ गया, 2017 में आया था, 25 अगस्त 2017 को, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे क्या है, इसका जो पीछे है वो क्या है, देश की संस्कृति विरासत को दर्शाता है। क्या चीज़ है आपका, इसका ये सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो सांची स्तूप यानी कि सूप वर्डिंग आ रहा है, सांची मतलब कि सच्चा। यदि आप कोई सच्चा सूप पियोगे, एक अच्छा सूप पियोगे, याद रख लो भाई, आपको 200 रुपये से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। यह चमकीला पीले रंग का है। एक बात ध्यान रख लेना कि देखो ये रहा सांची का स्तूप, ठीक है। जो आपके सभी नोट हैं अलग अलग कलर के हैं। 500 रुपये का नोट आपका फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या है, लाल किला। देखो भाई, लाल किला अपने देश में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा नोट अभी क्या है, ये वाला, क्योंकि 2000 का ख़त्म कर दिया, उसको नीचे मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा नहीं, ठीक है। इसके पीछे क्या है, लाल किला, बस ये बात आप ध्यान रख लो। 2000 का नोट ये रहा। अच्छा, 2 का ऐड ही नहीं किया, ओके, तो 2 का तो ऐड ही नहीं किया। तो भाई अब हम बात करेंगे 1 रुपये का जो नोट है कागज़ का, ठीक है, उसको कौन जारी करता है और उसके पीछे क्या कुछ छपा हुआ है, कब उसको प्रचलन में लाया गया। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का जो नोट है उसको कौन जारी करता है, आरबीआई उसको जारी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसकी जो छपाई है वह पहले ही हो गई थी, तब आरबीआई की स्थापना भी नहीं हुई थी। अब आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी, छपाई पहले ही हो गई थी, तो इस वजह से आरबीआई इसमें इंटरफेयर नहीं करता। आरबीआई की आपकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 थी आई थिंक, ठीक है। देख लेना एक बार। एक रुपये के नोट को भारत में शासन कर रही अंग्रेजी सरकार ने जारी किया था। एक अच्छा फैक्ट है, पूछा भी जा सकता है। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला 1 रुपये का बैंक नोट साल 1949 में जारी किया था, ठीक है। कब जारी किया था, 1949 में। वित्त मंत्रालय के द्वारा भाई यह जारी होता है, बस, ठीक है। चलो, 2 रुपये का नोट, इसको आरबीआई जारी करता है, सिर्फ 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता। इसमें धारा 22 के मुताबिक क्या बोला गया है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जो भी आपकी करेंसी रहेंगी कागज़ वाली, सभी को कौन जारी करेगा, आपका आरबीआई जारी करेगा। तो ओके साहब, बहुत सारे प्रश्न हैं। आपका 1 का नोट, 2 का नोट, 10 का, 20 का,
50 का, 100 का और 500 का, आपके 7 नोट हैं ये। इनके पीछे क्या क्या है, कौन जारी करता है, किस कलर के हैं और यह कहाँ पर हैं, जो चीज़ें इनके पीछे हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे, ट्रिक भी करवा दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं अब आपसे पूछूं 10 रुपये का नोट हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं 20 रुपये का नोट, ठीक है, अच्छा 10 रुपये का नोट क्या था भाई, आपका चॉकलेटी टाइप का था। यह तो आपने देखा है, ये तो आप बता भी दोगे। यह हरा और पीले रंग का है 20 रुपये का। 20 रुपये में हमने क्या किया था, फटाफट फटाफट बोलो, 20 रुपये में हमने क्या किया था बताओ। कोई हम गुफा देखने के लिए गए थे 20 रुपये में। इसके बाद आया था 50 रुपये का, हम रथ पर बैठे थे 50 रुपये में, नीले रंग का है। फिर 100 रुपये का भाई रानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से 100 की टिकट है। 200 रुपये, 2 सूप है ना, 200, 2 सूप, 2 सूप। ठीक है, तो हमने 2 सूप से याद किया था 200। ठीक है, क्या था 2 सूप, आपको दिखा भी दूँ, ये वाला 2 सूप यानी कि आपका सांची का स्तूप। 500 सबसे इंपॉर्टेंट है तो लाल किला। एक को कौन जारी करता है, आपका आरबीआई आपका जारी नहीं करता, कौन, वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार है। ठीक है, इसको जारी करने वाला 1949 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला 1 रुपये का बैंक नोट साल 1949 में जारी किया था, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ओके साहब, 2 रुपये का नोट आपका वही अगेन आरबीआई जारी करता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारे 3 टॉपिक, 3 पता नहीं 4, हाँ 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 4 टॉपिक, और आपके आई थिंक 300-400 प्रश्न बिल्कुल आराम से निकल गए होंगे। तो भाई एक फाइनल टॉपिक और करते हैं, चलो उसके बाद बातें करेंगे। चलो फाइनल जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा जो हरियाणा के अंदर पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हो, कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाता है लगभग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैराकिट पर्यटक स्थल कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, पीपली के अंदर। और पीपली कहाँ पर है आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। फेलमिंगो ये कहाँ पर है आपका, हिसार में है, 1973 में इसकी स्थापना करी गई थी। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, देखो ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है खांसी, खांसी से याद करो आप खांसी, तो दूसरा बच गया वो आएगा आपका हिसार में। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ब्लू बर्ड 1996 और ब्लैक बर्ड, देखो ब्लैक बड़ा है तो इस वजह से बाद में, ब्लू छोटा है तो इस वजह से स्टार्टिंग में। मैना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुआ था रोहतक के अंदर, काफ़ी फेमस है भाई ये। ठीक है, एक मैना और दूसरा नौरंग, नौरंग आगे आएगा बता दूंगा। अच्छा बुलबुल कहाँ पे है, जींद में, काफ़ी फेमस है। कोयल कॉम्प्लेक्स ये है कैथड़ में है, काफ़ी फेमस है। पपीहा, ठीक है, पपीहा, ठीक है, बाग में बोले कोयल काली, उस टाइप से याद कर लो। फतेहाबाद में है। काला तितर आपका सिरसा में है। किंग फिशर आपका अम्बाड़ा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हरियल, हरियल चौक है भाई, सबको पता है, जो नरवाना से है तो नरवाना में। ठीक है, इसके बाद हाईवे गोल्फ क्लब उचाना में है, ये भी डिस्ट्रिक्ट जींद में आ गया। अच्छा ये आ गया नौरंग, नौरंग आपका महम, और महम कहाँ पे आपका, रोहतक में। इसके बाद आपका हर्बल पार्क है, ये उचाना में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो, हाँ ये रेड रोबिन आपका काफ़ी फेमस है भाई। ठीक है, भिवानी में है। और राजा हंस 5 स्टार आपका सूरजकुंड में रहेगा। और सूरजकुंड मेला लगता है आपका फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड एक गांव है तो वहीं पर यह मेला लगता है। 1987 से यह मेला लगता आ रहा है, लगभग आपका फरवरी के महीने में यह मेला लगता है। ठीक है, एक बार यह मेले का इसका आयोजन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड 2021 में। ठीक है, ओके साहब। और इसमें हाँ ये कर लो बस, तितर लास्ट वाला, तितर प्रजनन के अंदर आपका मोरनी में है। ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, हाँ चलो और देखता हूँ मैं, एक टॉपिक और करवाता हूँ आपको फटाफट। ये टॉपिक करेंगे भारत के जो सारे प्रधानमंत्री हैं भाई। ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, भारत के सारे प्रधानमंत्री। अच्छा इसके लिए बस आपको एक चीज़ इसके ऊपर फोकस कर लो, आपको और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना ही तस्वीर देखने की, ना ही और कुछ पढ़ने की, बस ये चीज़ देख लो। बस आप मेरी बात सुन लो, आपके एक ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, ट्रिक ये है कि एक नेहरू नाम का एक लड़का है, बस स्टोरी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, एक नेहरू नाम का लड़का है, एक नेहरू नाम का लड़का है। ठीक है, वो काफ़ी बहादुर है। ठीक है, एक नेहरू है वो काफ़ी बहादुर है। एक तो नेहरू को हाईलाइट कर लो और एक बहादुर को। ठीक है साहब, एक नेहरू नाम का लड़का है जो कि काफ़ी बहादुर है। अब वो गली नंबर 3 में जाता है उसकी आंटी के पास, उसकी आंटी का नाम है इंदिरा। कौन सी गली में गया भाई, तीसरी में। ठीक है, नेहरू काफ़ी बहादुर है, वह अपनी आंटी के पास जाता है जो कि नंबर 3 में रहती है, गली नंबर 3 में, क्या नाम है, इंदिरा। ठीक है, अब इंदिरा के पास 4 मोर हैं, 4 मोर। ठीक है, 4 मोर हैं जो कि इंदिरा के पास हैं। ठीक है, ठीक है, तो 4 मोर हैं। अब वो क्या करता है कि पांचों के पाँव,
पांचों के चरणों में हाथ लगाता है। कौन? ये नेहरू। 5 कौन हो गए? 4 तो मोर और एक ये इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पांचों के चरणों में हाथ लगाता है। ठीक है, बस एक बार आप यहीं तक याद कर लो। देखो नेहरू है एक, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू। दूसरे नंबर पे याद किया था, वो क्या है? बहादुर है, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। नंबर 3 में थी इंदिरा गांधी, गड़ी नंबर 3 में थी इंदिरा गांधी। तो इसका मतलब हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री रही है श्रीमती इंदिरा गांधी। नंबर 4 पर देखो उसने क्या किया? नंबर उसके पास 4 मोर है। ये वाली तस्वीर पहले याद कर लो। ठीक है, उसके पास 4 मोर है। तो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 4 मोर, 5 उसने पांचों के चरणों में हाथ लगाया। तो 5वें प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 5 एक तरफ कर दो। अब आगे बढ़ो। उसने कहा कि आंटी 6 दिन से राजीव नहीं दिख रहा। तो छठे प्रधानमंत्री हो गए राजीव गांधी। अब इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि भाई वो उस अपने घर में है, मतलब आंटी के घर में, तो वो 7वें फ्लोर पर है। ठीक है, तो वो 7वें फ्लोर पर है। ठीक है, और अब तो भाई वो वीआईपी हो गया है, वो 7वें फ्लोर पर है। 7वें फ्लोर पर तो जाहिर सी बात है कि कोई वीआईपी ही रहता होगा। तो वीआईपी से याद रखो कि वीपी सिंह। तो वीपी सिंह थे हमारे 7वें प्रधानमंत्री। ठीक है, छठा और 7वां दोनों याद कर लो कि आंटी 6 दिन से राजीव नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब राजीव गांधी के बारे में बात करें, कितने दिन से? 6 दिन से, यानी कि छठा प्रधानमंत्री है। आंटी ने क्या बोला? भाई वो तो वीआईपी हो गया और 7वें फ्लोर पर है। ठीक है, तो क्या हो गया? वीआईपी, यानी कि वीपी सिंह कौन से फ्लोर पे है? 7वें पे, यानी कि 7वें प्रधानमंत्री का क्या नाम है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह। ठीक है, कहाँ पर है भाई? वीपी सिंह, वीपी सिंह। ठीक है, ओके। इसके बाद उसने क्या बोला कि नेहरू ऊपर गया और उसने देखा। ठीक है, नेहरू ऊपर गया 7वें फ्लोर पर। उसने क्या देखा कि भाई उसके 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर उसके पास बैठा है। ठीक है, 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर किसके पास बैठा है? राजीव गांधी के पास। तो 8वां प्रधानमंत्री हो गया आपका चंद्रशेखर। और उसने 9 कप रख रखे हैं दोनों व्यक्तियों ने, राजीव गांधी और चंद्रशेखर ने। और उसमें वो कुछ पी भी रहे हैं। वो कुछ उसमें पीवी रहे हैं। ठीक है, पीवी पीवी। ठीक है, हमारे 9वें प्रधानमंत्री थे पीवी, ये रहा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये थे हमारे 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। वे उसमें कुछ पी भी रहे हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई वो तो कुछ पी रहा है क्या? तो पी के पीछे वी और लगा दो भाई, कुछ तो अच्छा, तो कुछ पी भी रहा है क्या? ठीक है, तो उसने क्या बोला? नेहरू ने बोला कि भाई मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर का मतलब बिहार जा रहा हूँ। ठीक है, बिहार जा रहा हूँ। किसने बोला? नेहरू ने बोला। किसको बोला? उसके बचपन के मित्र राजीव गांधी को बोला कि 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने पूछा अच्छा भाई तू क्या करेगा वहाँ जा? कहाँ जा रहा है? बिहार जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करेगा? भाई मैं 11 घोड़े लेके आऊँगा, 11 घोड़े लेके आऊँगा। ठीक है, कहाँ से? बिहार से। तो उसने बोला अच्छा चल तू जा तो रहा है, तो एक काम करियो, अपना 12वीं क्लास का वो है ना इंद्र, उसको साथ ले जा। तो उसने बोला वो क्या करेगा वहाँ पे जाके? तो उसने बोला कि भाई वो 13 मनमोहन से और 14 घोड़े मोदी से लेके आएगा। ठीक है, बस यही है हमारी प्यारे दोस्तों ट्रिक। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था कि 9 तक। ठीक है, अब जो 10 है, 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मतलब कि बिहार जा रहा हूँ। तो बिहार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री। 11 घोड़े लेके आऊँगा। ठीक है, तो 11 घोड़े, अब देखो 11 घोड़े, ये रहा आपका HD देवगौड़ा। ठीक है, एच डी देवगौड़ा। तो भाई 12वीं क्लास वाले अपने इंद्र को ले जा, मतलब कि 12वीं क्लास वाला मतलब 12वां प्रधानमंत्री था इंद्र कुमार गुजराल। भाई वो क्या करेगा? वो 13 घोड़े मनमोहन से और 14 घोड़े मोदी से लेके आएगा। तो 13वें प्रधानमंत्री ये रहे, 14वें प्रधानमंत्री ये रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो 6 टॉपिक हैं, जिसके अंडर लगभग हमने 450 प्लस प्रश्न किए हैं। ठीक है, 451 या 52 प्रश्न हो गए हैं, चाहे आप काउंट करके देख सकते हो। तो वो 1 घंटे के इस सेशन में किए हैं। और देखो मुझे नहीं लगता कि इतने फास्ट और बीच में बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए इतना
मतलब कोई पढ़ा सकता है। नो डाउट कि लोग 12-12 घंटे के टीचर्स के एक मैराथन लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब यह है, ना इसमें मैंने किसी का कोई कमेंट पढ़ा, ना ही मैंने आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोला, ना ही मेरी कोई कॉल आई, ना ही मैंने आपको ये बोला कि आप 5 मिनट के बाद में आता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम लगातार लंबे चले हैं, लगातार ऐसे चले हैं कि जैसे मैं खुद अभी जो नॉर्मल स्पीड है वो 2x पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था कि इस 1 घंटे में आपको इतना करा दूँ कि आपको यह जो कंटेंट है यह पढ़ने में आपको कम से कम आपको कई दिन निकल जाते हैं, 10 से 12 घंटे लग जाते। तो 1 घंटे में हमने इतना काम किया है, और यही काम करता है प्यारे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल द टीचर्स हरियाणा। ठीक है, द टीचर्स हरियाणा यही काम करने का प्यारे दोस्तों कार्य करता है। ओके, तो चलो वीडियो को फिनिश कर देते हैं, और मुझे यकीन है कि यह वीडियो कंटेंट, टीचिंग मेथड, फ्लो सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आई थिंक इसी वजह से हमारी वीडियोज़ पर भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप सभी का आभार, थैंक यू दिल की गहराइयों से। ओके प्यारे दोस्तों, हाँ, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि साहब आपका टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप सबसे ऊपर देखोगे तो द टीचर्स के नाम से आएगा, या फिर द टीचर्स एजुकेशन के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, एक ही टेलीग्राम है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, क्या क्या हमें फ़ायदा होगा, आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, जितने भी लिंक्स हैं वीडियो के वहीं पर मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, ज़रूरी अपडेट मिलेंगी, हर एक दिन आपको क्विज भी मिलेंगी। तो बहुत सारे मल्टीपल पर्पज़ हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट इन चीज़ों का पहुंचता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप फ्री में यह चीज़ें देख सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि साहब ऐसी ही वीडियो, लंबी वीडियो कहाँ पर है। तो भाई इसी यूट्यूब चैनल पर देखो, द टीचर्स हरियाणा। ठीक है, द टीचर्स और द टीचर्स हरियाणा दोनों अपने ही चैनल हैं। हमने स्पेसिफाई कर दिया हरियाणा नाम आगे लगाकर, क्योंकि हम इस पर लंबे लेक्चर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो द टीचर्स हरियाणा या द टीचर्स पर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, बहुत लंबे लंबे लेक्चर हैं, आपको मज़ा भी आएगा और आपकी आत्मा भी संतुष्ट वहाँ पर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट, काफ़ी लड़कियाँ लड़के हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि साहब मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पढ़ने का मन नहीं करता। तो एक ही बात बोलूँगा भाई, अभी यदि आपके पास टाइम है, आपके पास एज है, फाइनेंशियली आप वीक हो, फिर भी चल जाएगा। यदि आपके पास टाइम है तो यू आर इन ए गोल्डन पीरियड ब्रो, यानी कि आप एक अच्छे चमकते, एक आपके पास कुछ पल हैं, उनको यूटिलाइज कर लो, कुछ बन जाओ, तो आपके पास कल पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी, दौलत, धन दौलत और शोहरत सब होगा। आज का टाइम यदि आपने घूमने फिरने में, या ज़्यादातर लोगों के पास समस्या क्या आ रही है, घर पर है या लाइब्रेरी में है, लेकिन वो मानसिक, मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक तौर पर कुछ पिछले थॉट्स उनको सता रहे हैं। उसने धोखा दे दिया, मम्मी ने अच्छे से बात नहीं की, उस टाइम पे पैसा होता ये कोर्स कर लेता। भाई उन सब चीज़ों को भूल जाओ। यकीन करो, यदि आज आप 1-2 साल खुद को दे दोगे, चमक जाओगे। नहीं तो फिर आप यही इसी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, फीलिंग्स मार लो थोड़ी टाइम के लिए। सही बोल रहा हूँ, कड़वा लग सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए निकालो खुद के लिए टाइम, कुछ बन जाओ। कैसे बनोगे? हर एक दिन वीडियोस देखो, मेरी नहीं बोल रहा कि मेरी देखो, जिसकी टीचर की अच्छी लगती है उसकी देख लो, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, बाद में ये टाइम नहीं आएगा भाई। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगे कि साहब कैसे बोल रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि यार ये टाइम नहीं आएगा दोबारा। आप 25 के, 22 के, 28 के नहीं होगे। आप कभी 40, 42, 45 की एज में कभी जाकर देखोगे कि यार मैंने किया है क्या है। तो इस वजह से सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। वैकेंसी हमारे हाथ में नहीं है, कोर्स हमारे हाथ में नहीं है, इनफैक्ट सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें हम जितना ट्राई कर सकते हैं उतना बेस्ट करो। क्या कर सकते हो? हर एक दिन एक शेड्यूल बनाओ, चाहे 30 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ लो अच्छे मन से। गेड़ियों में, फुकरापंती में इनका टाइम है, निकाल लो थोड़ा सा, ज़्यादा इस पर टाइम ख़राब मत करो। ठीक है, करो सब, लेकिन उसको एक टाइम सेट कर दो। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, और हाँ, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो भाई। एक तो बाद में भूल जाता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट में बात करेंगे, बीच में मैंने आपको नहीं बोला। मेहनत पसंद आई है हमारी तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे है ना, इस घंटे को बजा दिया करो। इसका आपको ही फ़ायदा होगा, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज आप मुझे एक चीज़ बताओगे कमेंट करके, पहले तो लाइक कर दो, दूसरा सब्सक्राइब कर लो। अभी एक कमेंट करना आपको। कमेंट क्या करना है कि आप हरियाणा में किस
डिस्ट्रिक्ट से, गांव नहीं लिखना, किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, यह देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। ओके साहब।